हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा कि रूल ऑफ लॉ से क्या मतलब है। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया, व्हाट आर दोज थ्री प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द विच वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अरिस्टोटल, प्लेटो, सर एडवर्ड को कैसे रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हैं। आज हम लोग समझने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ का एग्जिस्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कराया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज, हर घर संविधान, घर घर संविधान। So the maxim that is king can do no wrong, which is having the authenticity in England, is not having any relevancy in our constitution. मीन्स हमारी कंट्री में इस प्रोविजन को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, इस मैक्सिम को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बल्कि हमने क्या किया, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जितने भी सॉवरेन ऑफिसर हैं, उनको हमने क्या इक्वल लॉ के अंडर रखते हुए उनको लायबल बनाया है। मीन्स हम क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। जितने भी पर्सन हैं, जो भी सॉवरेन फंक्शन कर रहे हैं, नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहे हैं, जो भी सिंपल पर्सन है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो सब उनके ऊपर कैसे लॉ अप्लाई होंगे, सिमिलर रूल एंड रेगुलेशन विल बी एप्लीकेबल। कोर्ट में ट्रायल कहाँ रन करेगा, सिमिलर कोर्ट में ट्रायल रन करेगा। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई स्पेसिफिक मैक्सिम नहीं बनाई गई है जिससे हम गवर्नमेंट ऑफिसर और नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर रहे हो। हमने कहा भाई ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों मानकर चल रहे हैं। हमने कहा हम जब बात कर रहे हैं सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में रूल ऑफ लॉ की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है हमारा, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी रखता है हमारे यहाँ पर। मीन्स जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया वो सुप्रीम है। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, हमने बात किया तीन ऑर्गन तीन फंक्शनरी से मतलब क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों ऑर्गन क्या बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए बाउंड है। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाकर काम कर रहे हैं, देन इट विल बी कंसीडर दैट पर्टिकुलर एक्शन इज गोइंग टू बी कंसीडर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन का हमने सुपरमेसी रख दिया तो ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं हमारे कंट्री में तो रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है। जब हम ये समझ लेंगे कि रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, उसके बाद हम ये समझेंगे क्या हमारे यहाँ एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ को अप्लाई किया गया है या उसके अगेंस्ट में हमारे यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं। Means whether we are following the strict form of the rule of law or we are having the rule of law with the डेविएशन विद द एक्सेप्शन। तो समझते हैं पहले रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस फीचर से, किस किस प्रोविजन से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन है। तो सबसे फर्स्ट फीचर हम यहाँ ले रहे हैं प्रियम्बल। जब भी मैं अपनी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट करती हूँ, मैं हर प्रोविजन को प्रियम्बल से लिंक करती हूँ। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल, जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी एक्ट के प्रियम्बल की, जब भी हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल किस चीज को इंडिकेट कर रही है, वो एम और ऑब्जेक्टिव बता रही है जिससे हमारे पूरे एंटायर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के दिए गए। मीन्स जो भी प्रोविजन, जो भी एम, जो भी टारगेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अचीव करना चाह रहे थे, वो सब कहाँ पर मैंशन है, प्रियम्बल में मैंशन है। तो यदि मैं रूल ऑफ लॉ को प्रियम्बल से लिंक करना चाहूँ तो मेरे पास तीन कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस। इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस, यदि मैं तीनों का कॉम्बो बना दूं, मैंने कहा इक्वलिटी भाई कैसी होनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट होना चाहिए। लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए भाई रूल कैसा होना चाहिए, रूल लॉ से गवर्न होना चाहिए। यदि रूल लॉ से गवर्न नहीं है, रूलर्स की डिस्क्रिशनरी पावर पर है, तो लिबर्टी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा जस्टिस प्रोवाइड कराना है तो रूल ऑफ लॉ का होना जरूरी है। भाई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, रूल ऑफ रूलर्स होगा तो जस्टिस ही नहीं हो सकता। तो यदि मैं इन तीनों एस्पेक्ट को आपस में कंबाइन कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, मैंने कहा इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस। और जब भी मैं प्रियम्बल की बात कर रही हूँ, जब भी हमारे प्रियम्बल में बात किया जा रहा है जस्टिस की, जस्टिस इन थ्री एस्पेक्ट वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एज वेल एज पॉलिटिकल जस्टिस। तो यदि मैं तीनों तरह के जस्टिस को सेफगार्ड करने की बात करी तो रूल ऑफ लॉ के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं होगा तो हम इक्वलिटी का तो हमारा ख्वाब ही रह जाएगा, सपना ही रह जाएगा। यदि मेरा एक सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी तो एक ख्वाब हो जाएगा, जस्टिस तो एक ख्वाब हो
जाएगा। तो यदि रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस हो जाएगी तो हम इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस का जो मोटो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर चले थे, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं हमारी प्रेम्बल हमें एक डायरेक्शन दे रही है कि आप जब भी जो प्रोविजन बनाएंगे, जब भी आप कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, जिसमें आप ये ध्यान रख सकें, जिसमें आप ये फिक्स कर सकें कि आपको इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है, आपको लिबर्टी प्रोवाइड करानी है, आपको अपने सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड कराना है। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं हमारे प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो हमें किस तरफ इंडिकेट करेंगे, हमें रूल ऑफ लॉ की तरफ इंडिकेट करेंगे। सेकंड फीचर यहां पर हम ले रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो यदि मैं आर्टिकल 14 के बारे में बात करूं तो यहाँ मुझे टू फ्रेजोलॉजी देखने को मिलती है। एक मुझे देखने को मिलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक मुझे देखने को मिलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भाई दोनों में कुछ डिफरेंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये दो एस्पेक्ट इक्वलिटी के रेस्पेक्ट में आर्टिकल 14 में पुट किए। Of course, equality before law is the concept of the UK, which is talking about the absolute equality, while the equal protection of law is the concept of the USA, which is talking about the equality amongst the equal ones. मीन्स हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी किसके रेस्पेक्ट में, इक्वलिटी किन के बीच में, भाई जिन पर्सन को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है, मतलब कहने का मतलब जो वल्नरेबल पर्सन है और जो नॉर्मल पर्सन है, क्या उसके बीच में हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। इक्वलिटी यदि हम सपोज कीजिए एक हम वल्नरेबल ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, यदि हम उसको इक्वली ट्रीट करेंगे तो क्या वाकई में हम इक्वलिटी कर रहे हैं, क्या हम वाकई में इक्विटी कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 में हमें ये दो टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इन दोनों ही फ्रेजोलॉजी को, इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्ट किया है। हमने कहा भाई जहां तक संभव है हम इक्वलिटी बिफोर लॉ रखेंगे, मीन्स हम एब्सोल्यूट इक्वलिटी की बात करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट इक्वलिटी अपने आप में अनइक्वलिटी को बढ़ावा देती है। तो यदि हमारे प्रोविजन ऐसे हैं, यदि हमारी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जहां हम दो क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हम दो डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर इक्वलिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विच इज टॉकिंग अबाउट द इक्वलिटी अमंग्स द इक्वल, बट इफ द पर्सन आर नॉट इक्वल इन द सर्कमस्टांसेस वी कैन मेक द सर्टेन क्लासिफिकेशन फॉर सेफगार्ड द राइट ऑफ द वल्नरेबल पर्सन। तो इन जब दोनों फ्रेजोलॉजी को बात कर रहे हैं तो हम अगेन हम किसकी और एम्फेसिस कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की और एम्फेसिस कर रहे हैं। डिटेल प्रोविजन आर्टिकल 14 का हम लोग जब क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे आर्टिकल 14 के बारे में, तब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट को बात कर रहे हैं, तो इक्वलिटी के बारे में बात करता है। सेकंड प्रिंसिपल जो डायसी का है वो क्या बात कर रहा था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड दिस कंसेप्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल 14 through the two different phraseology, that is the equality before law and equal protection of law. It shows that the rule of law is the supreme. Law is the supreme in our country and there is no scope of the arbitrariness. जब हम बात करें equality before law and equal protection of law, ये क्या शो कर रहा है, supremacy of law को establish कर रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर, भाई arbitrariness का कोई प्रोविजन नहीं, हमने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा है कि आपकी यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर चल सके, आपकी आर्बिट्रीनेस चल सके। आर्बिट्रीनेस चलेगी तो क्या होगा भाई, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दोनों एस्पेक्ट को वहां पर मिंगल कर दिया और क्या कहा, भाई हम यहाँ पर पूरी तरह से रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ को ऑप्ट करते हुए चल रहे हैं, हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के, हम इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर से तो नहीं चल सकता, आर्बिट्रीनेस से तो नहीं चल सकता। आपको क्या प्रोवाइड कराना है अपने सिटीजन को, इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है। आपको कैसा ट्रीटमेंट देना है अपने सिटीजन को, इक्वल ट्रीटमेंट देना है। लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां पर हमारा सर्कमस्टांसेस हमें बात करेंगे, वहां पर हम डिफरेंट नॉर्म्स भी बना सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में प्रोविजन दिया गया है। जब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जजमेंट दे रहे थे तो उनका यहाँ एक ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने जब जजमेंट को देते उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 14 स्ट्राइक एट द आर्बिट्रीनेस इन स्टेट एक्शन एंड एंश्योर फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन द ट्रीटमेंट। मीन्स रूल ऑफ लॉ विच इज द बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूड द आर्बिट्रीनेस। तो जब हम मेनका गांधी के केस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वहां भी जुडिशरी क्या बात कर रही है कि
आर्बिट्रीनेस और इक्वलिटी जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो हम रूल ऑफ लॉ को अपने कंट्री में एस्टेब्लिश करके, रूल ऑफ लॉ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश कर हम किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ से आर्बिट्रीनेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मींस यहाँ पर मैं साफ करना चाहूंगी, यहाँ पर मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगी, आर्टिकल 14 के थ्रू हमने यहाँ से आर्बिट्रीनेस को टोटली अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, टोटली हमने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। और हमारा मेन फोकस कहाँ है कि हमें सिटीजन को जस्टिस प्रोवाइड कराना है, हमें सिटीजन को इक्वलिटी प्रोवाइड करानी है, इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट हमें प्रोवाइड कराना है, जस्टिस इन ऑल एस्पेक्ट हमें प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट प्रोविजन हम यहाँ ले सकते हैं आर्टिकल 15 एंड 16। ये अगेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 14 को, इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को। आर्टिकल 15 एंड 16 किस बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी अमंग्स इक्वल शुड बी द प्रोविजन, एंड इफ इट इज सो आर्टिकल 15 एंड 16 विल कम इनटू द एग्जिस्टेंस बिकॉज देयर आर द सर्टेन प्रोविजन विच इज टॉकिंग अबाउट द, हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ग्राउंड्स हैज बीन गिवन इन द आर्टिकल 15 एंड 16। डिस्क्रिमिनेशन उस बेस पर यदि हम कर रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मानेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मानेंगे। लेकिन साथ ही साथ 15 और 16 में सर्टेन एक्सेप्शन भी दिए गए हैं जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा भाई यदि किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो हम उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने कहा विमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में स्पेशल लॉज लेकर आ सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 15 क्लॉज 3। अब भाई यदि ऐसा बनाया जा रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हमने कहा विमेन के रेस्पेक्ट में, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि एक विमेन के लिए हम लॉ लेकर आ रहे हैं, एक चाइल्ड के लिए हम लॉ लेकर आए। हमने कहा भाई सब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हम लॉ लेकर आ रहे हैं, विमेन के लिए हम लॉ लेकर आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं वल्नरेबल ग्रुप के लिए हम लॉ लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा लॉ को हम आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं मानेंगे, उसको किसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं आर्टिकल 15 एंड 16 भी हमारे पास क्या लेकर आ रहे हैं प्रोविजन, रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन लेकर आ रहे हैं, इक्वलिटी का प्रोविजन लेकर आ रहे हैं विद प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हम आ सकते हैं प्रोविजन आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 बात कर रहा है प्रोटेक्शन की, रूल ऑफ लॉ की। क्या कह रहा है, द वट एवर द लॉज हैज बीन फ्रेम्ड इफ इट इज इन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन जुडिशरी इज हैविंग द राइट टू डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड। तो जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है, हमने कभी जस्टिस के बारे में बात की गई है, इक्वलिटी के बारे में बात की गई है, लिबर्टी के बारे में बात की गई है, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात की गई है। यदि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हुए कोई लॉ बना दिया गया, यदि लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ बना दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी के पास क्या राइट है, ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का राइट है। यदि मैं आर्टिकल 13 की बात करूंगी तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी। आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत यूजफुल रहेगा जब भी आप बात करें आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 बात कर रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात कर रहा है, 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का जब आप लैंग्वेज देखेंगे तो आप क्या वहां पर समझने की कोशिश करिएगा, पढ़ने की कोशिश जब आप कर रहे हैं तो देखिएगा उसको कि जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ थे, मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, व्हाट एवर लॉ वी आर हैविंग प्रायर टू द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट इज इन द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैन द जुडिशरी इज हैविंग द राइट टू डिक्लेयर दैट लॉ एज नल एंड वॉइड। तो बात क्या कर रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने से पहले के लॉ हमारे यहाँ चले आ रहे थे, भाई कौन से लॉ चले आ रहे थे, क्या ऐसा भी था कि ब्रिटिशर्स के समय से कोई रूल अभी तक चला आ रहा है, बिल्कुल था। हम बात करेंगे यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 1872, यदि मैं बात करूंगी आईपीसी की जो जस्ट अभी चेंज हुआ है 2023 में, भारतीय न्याय संहिता, वो पहले क्या था, इंडियन पीनल कोड, कब का बना हुआ था भाई, 1860 का बना हुआ था। इंडियन एविडेंस एक्ट जो जस्ट रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से, कब का बना हुआ था, 1872 का बना हुआ था। यदि मैं बात करूंगी सीपीसी की, सिविल प्रोसीजर कोड, कब का बना हुआ है, 1908 का बना हुआ है। पार्टनरशिप 1932 का। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रही हूँ कि जो भी ऐसे लॉ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनफोर्समेंट में आने से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब आया,
1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 पर। कुछ प्रोविजन तभी तुरंत इमीडिएटली अप्लाई कर दिए गए, एप्लीकेबल हो गए, और बाकी जितने भी प्रोविजन थे हमारे 26 जनवरी से एप्लीकेबल एनफोर्सेबल हुए। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो रहा है तो उससे पहले के जितने लॉ हैं, यदि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, यदि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट में है भाई, तो क्या किया जाएगा उनका? क्या वो एग्जिस्ट करते रहेंगे? क्या वो कंटिन्यू करते रहेंगे? तो 13 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? ऐसे लॉ यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्शन में है तो इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमने कहा भाई ये तो हो गया प्रीवियस लॉ के बारे में। अब हम कैसे अंकुश लगाएं कि आगे का कभी लेजिस्लेचर ऐसे लॉ ना बनाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में हो, और यदि बना रहा है तो हम क्या कह रहे हैं? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। हम क्या बात कर रहे हैं? थर्ड प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं जो डायसी ने दिया था। हमने कहा भाई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो लॉ को एनफोर्स करा सके। तो लॉ को एनफोर्स करा सके मींस वैलिड लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एनफोर्स करा सके, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को मेंटेन कर सके। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। भाई यदि अब लेजिस्लेचर ने ऐसा कोई लॉ बना दिया, हो सकता है मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, लॉ बन गया ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट में है, तो किसके पास पावर है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये पावर उसको कहां पर मिली है? 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में मिली है। तो आर्टिकल 13 को हम क्या कह रहे हैं? रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखने के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 13, हम ये नहीं कह सकते रूल ऑफ लॉ को यदि हम समझ रहे हैं तो मोस्टली हम क्या कहकर निकल जाते हैं? आर्टिकल 14। ऐसे नहीं है भाई कि एक ही आर्टिकल है जो हमारे रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 14 माना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंस है उसकी, माना कि मेजर फीचर हमारे आर्टिकल 14 में मिल जाएंगे रूल ऑफ लॉ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आर्टिकल 14 ही हम कहेंगे और मेरा रूल ऑफ लॉ कंप्लीट हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ की जब बाद में बात करूंगी तो मैं क्या कहूंगी? प्रियम्बल में प्रोविजन। मैं क्या कहूंगी? मेरे आर्टिकल 14 में प्रोविजन है। मैं क्या कहूंगी? आर्टिकल 15 और 16 भी रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है। और 13 को तो मैं भूल ही नहीं सकती। 13 तो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। 13 में तो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा यदि हम इसको और समराइज करना चाहेंगे और मतलब डिटेल वे में देखना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स। भाई रूल ऑफ लॉ, यदि मैं बात कर रही हूँ इक्वलिटी की, मैं बात कर रही हूँ डिग्निटी की, मैं बात कर रही हूँ फ्रीडम की, तो सारे ही फंडामेंटल राइट हमें क्या बात कर रहे हैं? लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी इक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरी डिग्निटी को मेंटेन रखने के बारे में बात कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स रूल ऑफ लॉ की पेरिफेरी से बाहर जा ही नहीं सकते। और फंडामेंटल राइट्स में जब प्रोटेक्शन की बात कर रही है, कहां पर दिया गया है? आर्टिकल 32 और 226 में प्रोविजन दिए गए। यदि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो इधर आई कैन मूव directly to the Supreme Court under Article 32, or I am having the right to go to the High Court under Article 226. तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ का फीचर्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ के प्रोविजन किस, रूल ऑफ लॉ का जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस प्रोविजन में दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा, क्या हम एब्सोल्यूट फॉर्म में हम रूल ऑफ लॉ को अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं या इसका कुछ एक्सेप्शन भी है? तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ विद इन द पेरिफेरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय।